जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखने में समस्या क्या आ रही है, जो मूल समस्या है, मूल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप आकर के स्टक हो जा रहे हैं, उसको आप लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। और जब तक आप उसे नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपनी कमी नहीं समझ पाएंगे। बताएं भाई आप लोग एक बार मुझे कि मेन क्या समस्या आती है। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन एक आया, क्वेश्चन के दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू है कि या तो आपको आता है, आपने उसे पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्या केवल पढ़ने भर से काम चल जाएगा? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो क्या उससे काम चल जाएगा? और एक पहलू हो सकता है कि आपने उसे पढ़ा ही नहीं, कभी उसका टॉपिक नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कभी उसका कंटेंट नहीं देखा। तो इन दोनों स्थितियों में आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये एक बड़ा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हाँ, यदि पढ़ रखा है तो भी क्या आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और यदि नहीं पढ़ रखा तो भी क्या आंसर राइटिंग कर पाएंगे? ये दो बिंदु हैं। सबसे बड़ा क्या रहा इशू बताएं लिखते समय? अच्छा, एक आपका इशू है गति का इशू है कि आपकी गति, कंटेंट है, गति का इशू है, ठीक। और गति का इशू है, मतलब स्पीड कम हो जा रही है, इसको एक्सेलरेट करना है। और कुछ लोगों के पास है कि कंटेंट ही नहीं है, गति कम है, कंटेंट नहीं है। और देखो ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कंटेंट तो है पर गति नहीं है, तो भी नहीं लिख पा रहे हैं। एक है कि कंटेंट ही नहीं है और गति भी नहीं है, एक है कि गति है कंटेंट नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं मिल पाता है, प्रश्न के अनुरूप नहीं आंसर दे रहे हैं। अच्छा, थिंकिंग प्रोसेस, मतलब आप कह रहे हैं कि 9 मिनट का समय कम दिया गया है। देखो मैंने 3 मेंस दिए हैं और 3 मेंस के अनुभवों के आधार पे बता रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम हॉल पे बैठ के दिया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मेंस दिया होगा। मैंने आईएएस का भी मेंस दिया है, यूपी पीसीएस के 2 मेंस दिए हैं। तो जितना मुझे समझ में आता है, मैं जितना आपको बहुत ट्रूली बताता हूँ, ईमानदारी पूर्वक, कोई ऐसा नहीं गड्ढ-मड्ढ नहीं है। और मेंस दिया ही नहीं, बट मेंस मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो मेंस का आपको सिर्फ एक चीज़ समझना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे वहाँ पे सोचने के लिए बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है, समझ रहे हैं ना? अब सोचने के, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, 20 क्वेश्चन हैं, 3 घंटे 20 क्वेश्चन की समयावधि कब बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप सिंसियरली लिखना स्टार्ट करेंगे ना, कब आपके समय बीतता चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है आप 10 क्वेश्चन में फंस के रह जाएं, हो सकता है आप 12 कर दें, हो सकता है 15 कर दें। 20 के 20 तो बहुत बिरले ही कर पाते हैं, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, कंटेंट उनके पास प्रॉपर है। सारे के सारे सब करने होते हैं, सारे कंपलसरी ही हैं, सारे करने हैं, 20 में 20 करने हैं। अब इतना बड़ा चैलेंज आपको वहाँ पर के एग्ज़ाम हॉल का स्थिति ये नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई बहुत मिल जाएगा कि आप हर क्वेश्चन में बैठ के सोचेंगे, कुछ करेंगे। तो टेक्निक क्या है, मतलब क्या टेक्निक होनी चाहिए? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं कि जब मैंने पहला मेंस अपनी लाइफ का दिया था वो यूपी पीसीएस का था। मुझे अभी भी याद है 2016 वाला मेंस था और सितंबर में पड़ा था, मतलब डेट बड़ी थी, जून की डेट सितंबर में गई थी और आईएएस का मेंस दिसंबर में था 2016 का। तो सितंबर में चूँकि पहला मेंस था मेरा, तो पहला मेंस था, तो पहले मेंस में एग्ज़ाम हॉल जैसे बाहर मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं आपको सब बताऊँ, मैं मेंस देने से पहले लगभग नहीं हुआ होगा तो कम से कम 250, 300, 400 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। उससे पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाया, लेकिन जब 2017 मेंस दिया तब मैंने बहुत लिखा था, मतलब एटलीस्ट मैंने लिखा था कम से कम नहीं होगा तो 1000 पन्ने तो मैंने भरे थे लिखने में, केवल आंसर राइटिंग। टॉपिक मेरा ये टारगेट बन चुका था एक टाइम पे कि मैं हर टॉपिक पे लिखूंगा, जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता होगा सिलेबस का एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके ज़रूर जाऊँगा। तो मतलब आंसर राइटिंग पे मैंने बहुत एटलीस्ट काम किया खुद सेल्फ। तब मैं आपको इन सब अनुभवों के आधार पे बता रहा हूँ कि एक तो देखो,
जब मैंने पहला मेंस दिया तो पहले मेंस में शायद पेपर जो था निबंध का था मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे लगता है निबंध का था। फिर इसके बाद ऑप्शनल का सोशल, क्योंकि पहले जीएस यूपी पीसीएस में टिक मार्क आते थे क्वेश्चन, मतलब उसमें ओएमआर शीट फिल करनी पड़ती थी। ये 18 से पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, लिखित हो गया पूरा जीएस का पेपर। तो जीएस में तो अनुभव नहीं मिल पाया कि कैसे करना है। अनुभव मिला मुझे हिंदी का, एक हिंदी का पेपर होता है पत्र लेखन और संक्षेपण, गद्यांश, कंप्रीहेंशन, उसमें भी लिखना पड़ता है। तो मुझे जो पहला हर्डल लगा वो लगा कि गलतियाँ बहुत हो रही थी। जैसे थॉट आया, मुझे लगा इससे अच्छा थॉट आ गया तो मैंने उसको कट किया। मतलब आपको मैं बताऊं कि एस्से का पेपर में भी मैंने काफ़ी कटिंग की थी, मतलब जबकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी थी। जैसे अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम हॉल पे आप कटिंग करें, ठीक है। कटिंग हुई थी मेरे पास, लेकिन एक ही पेपर में हुई थी। अगले पेपर में अवेयर हो गया कि यार ये तो मैंने कटिंग बहुत कर दी, अब नेक्स्ट पेपर पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, मतलब उसमें कम से कम साफ सुथरी कॉपी हो, बहुत अच्छा हो कोई भी चीज़। और क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, कुछ छूटने का मतलब है लगभग तब भी 15 क्वेश्चन के आसपास करने पड़ते थे। ऑप्शनल में 8 क्वेश्चन में 5 करने हैं, एक क्वेश्चन 3 भागों में बटा हुआ है, तो 5 ही 15 क्वेश्चन करने होते थे। तो लगभग मैंने 13 क्वेश्चन के आसपास किए थे। 2 क्वेश्चन मेरे तब भी छूट गए थे। वैकल्पिक विषय समाज कार्य था उस समय, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सोशल वर्क और हिस्ट्री मेरे 2 ऑप्शनल रहे हैं यूपी पीसीएस में। तो एटलीस्ट जो मुझे इसमें एक बड़ा जो चैलेंज लगता है आंसर राइटिंग को लेकर के, जो पहला अनुभव था एग्जाम हॉल में, कि पहले तो एक तो सोचने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, वहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, आपको तुरंत लिखना है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप पढ़े होने चाहिए। यदि टॉपिक आपने पढ़ा नहीं तो आप ब्लैंक हो जाओगे, आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास कंटेंट होगा। मतलब विदाउट कंटेंट आप कोई भी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका ब्रेन ब्लैंक ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी गति का एक हर्डल मुझे लगा कि थोड़ा सा एग्जाम हॉल पे जो स्पीड चाहिए होती है वो, अभी मैं 9 मिनट पे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको कम से कम 8 मिनट 7 मिनट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है। मतलब अभी गति पे और काम करना है, स्पीड को अपने एक्सेलरेट करना है यदि आप पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखो होता क्या, स्वाभाविक मैं बता रहा हूँ, व्यवहारिक तौर पे जब आप 3 घंटे के पेपर को देने के लिए बैठोगे तो उसमें जो सबसे पहला हर्डल आपको आएगा वो क्या आएगा, शुरुआत में टाइम ज़्यादा रहता है तो शुरुआत के क्वेश्चन में समय ज़्यादा दोगे, फ्रेश माइंड होता है, हाथ भी आपका इतना थका हुआ नहीं होता है, तो शुरुआत में आप टाइम देते हो, शुरुआत में ज़्यादा टाइम लग जाता है। शुरू के 3 4 5 क्वेश्चन में मेरे जैसे जब मैंने पहला पेपर दिया, इसके बाद तो मैंने रूल्स बनाए, उन रूल्स को मैंने हार्डली फॉलो किया कि भाई मेरे पास स्टॉप वॉच है, मैं टाइमर के हिसाब से काम करूँगा कि भाई 9 मिनट 10 मिनट में एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ, इसके बाद वो क्वेश्चन कितना भी लिख जाता है मुझे आगे बढ़ जाना है, आगे स्विच कर जाना है। तो एग्ज़ाम हॉल पे जब आप जाओगे तो जाने के बाद पहले तो आप शॉर्ट लिस्ट करो कि इनमें से कौन से क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, है ना। सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करना होता है कि ये क्वेश्चन का कंटेंट मेरे पास रिच है। देखो जो पावर है वो कंटेंट है आपकी, ये समझ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर कंटेंट है, विदाउट कंटेंट आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिखाओगे। और कंटेंट देखो, क्वेश्चन को, अब कंटेंट आपको एक तो सिलेबस कंप्लीट करने से मिलेगा, दूसरा मास्टर नोट्स बनाने से मिलेगा। विदाउट मास्टर नोट्स, विदाउट सिनॉप्सिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो पेपर में। आपके पास कीवर्ड होने चाहिए। देखो ज़्यादा नहीं लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। यदि मैं आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों को जोड़ दूँ तो यूपी पीसीएस में आपका 125 शब्द और 200 शब्द, इसमें 150 शब्द और 250 शब्द, 2 शब्दावली आईएएस में है। तो इतनी शब्द लिमिट के अंदर, शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है तो आपके पास कीवर्ड यदि हों हर एक सब टॉपिक के, एक तो टॉपिक है उसका सब टॉपिक है, उसके 10-10 कीवर्ड हों आपके पास, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकॉल करने में। 10 में 5 भी रिकॉल कर ले गए ना, 7 भी रिकॉल कर ले गए ना, बहुत है आपके एग्जाम के लिए। समग्रता किसी के साथ नहीं होती। तो पहले तो हमें शॉर्ट लिस्ट करना है। जब आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद पहले उन्हें लिखेंगे। पर टाइम का एक रूल आपको वहाँ भी बना के रखना पड़ेगा कि भाई यदि 8 से 9 मिनट बीत जाता है एक क्वेश्चन पे लिखते समय तो फिर मैं आगे स्विच कर जाऊँगा, क्योंकि पेपर काफ़ी मतलब जगह तो इनफ होती है आपके पास। खासकर यूपी पीसीएस में थोड़ा सा जगह इनफ देते हैं, आईएएस में तो एक कंप्लीट है कि भाई एक पेज इधर का खाली है उधर का खाली है, ठीक है। जो 250 वाले हैं उसमें थोड़ा सा और देते हैं स्पेस। तो ओवरऑल बस आपको ये समझना है कि पेज भरने का दिमाग में, माइंडसेट में नहीं चलना चाहिए कि मुझे पेज भर के आना है, मुझे सब कुछ भर के आना है, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। मुझे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, देखो नंबर किस पे मिलेंगे, हमें एटलीस्ट चाहिए क्या नंबर,
ये माइंडसेट चलना चाहिए। स्मार्ट स्टडी यही करती है कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तो नंबर एक ही चीज़ में मिलेंगे। किस चीज़ में मिलेंगे नंबर? यदि क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका आंसर आपने दे दिया तो, मतलब क्वेश्चन को समझना और उसके अनुरूप आंसर देना, ये आपके नंबर का की स्टोन है, ये समझ लीजिए। इसी से आपको नंबर मिलने वाले हैं, यही आपका की स्टोन है। तो यदि ये आपका की स्टोन है तो आप किस इस की स्टोन का, जैसे अब इसका देखो, ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, इसमें क्या लिखा हुआ? महिला सशक्तिकरण, ये आपका टॉपिक है। लेकिन ये महिला सशक्तिकरण टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? भारत के समावेशी विकास एजेंडे को एक सार्थक गति प्रदान कर सकता है। तो भारत में जो एक हम बोल रहे हैं कि विकास जो है सब तक पहुंचे, आप खुद सोचिए, देश की आबादी का 50% महिलाएं जो हैं योगदान करती हैं, 50% आबादी महिलाओं की है। और सही बात है, यदि महिलाओं को लैंगिक भेद का सामना करना पड़ा तो निश्चित तौर पे समावेशी विकास तो सिर्फ एक मिथक बन के रह जाएगा ना। ठीक है, तो आपको जो भी आंसर राइटिंग अप करनी है, जो भी पॉइंट लिखने हैं, उसमें दो चीजों को, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ना है, आपको इंटरलिंक करना है, किससे? समावेशी विकास से। यदि ये कर पाने में आप सक्षम हुए विद एग्जाम्पल, अब कैसे देखेंगे? देखो नजरिया बहुत साफ है, आपको पता है कोई भी टॉपिक है, यही कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ क्षेत्र हैं। महिला सशक्तिकरण प्रशासन के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण इकोनॉमिक क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण सामाजिक क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण हर एक क्षेत्र में, कि हर एक क्षेत्र में जब महिलाओं को वो बराबरी का दर्जा मिल पाएगा जो दर्जा पुरुषों को प्राप्त है, तो महिला सशक्तिकरण संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि महिलाओं को आगे लेकर, स्पोर्ट के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र को वैक्यूम मत। और एक दो एग्जाम्पल देते जाइए। आप स्पोर्ट में लिख रहे हैं, आप मिताली राज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। आप पीवी सिंधु का एग्जाम्पल दे सकते हैं, साइना नेहवाल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप, या संगीत के क्षेत्र में लिख रहे हैं तो संगीत के क्षेत्र में कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास? तो आप कितने डायमेंशन से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण कितना व्यापक है। और जो भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपके पास कितने एग्जाम्पल है। लेकिन अभी भी देखिए, राजनीति में महिलाओं का योगदान है कितना, आबादी कितनी है और है कितना, है ना। और बहुत बुरी स्थिति है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो चीज़ को हमें क्या करना है, और कुछ डेटा एनालिसिस भी हो, आंकड़े भी होने चाहिए आपके पास। तो यदि इस तरीके से एग्जाम्पल, आंकड़े और क्वेश्चन का जो मेन रीड है उसको यदि आप लेकर के चलेंगे तो आपका आंसर बेटर हो जाता है। तो एग्जाम टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा सोच रहे, ये प्रैक्टिस का खेल है, मल्टीपल, जैसे हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करके आप जाएं। हर टॉपिक पे आपको सिर्फ आता है उससे आपका काम नहीं होगा। आप जितने भी टॉपिक, सब टॉपिक आपके बनते हैं किसी एक टॉपिक से, सिलेबस से, उन सब पे आंसर राइटिंग करके आप जा पाएं तो आप मान के चले कि एग्जाम के समय पे आपको हलवा लगेगा। ये पेपर हलवा, बिल्कुल, अरे आया कर डाले। आप करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको हलवा लगेंगी चीज़ें। और देखो, ये करना आप ही को पड़ेगा, ना कोई संस्था करा सकती, ना कोई कुछ। हम तो सिर्फ ये कि प्रयास कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, हम आपको 2, 4, 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करा सकते हैं। लेकिन 2, 4, 10, 20, 50 टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। यदि इनकी संख्या हजारों में है ना, तो आपको कम से कम 1000 प्लस आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ये गंभीरता पूर्वक आपको लेना पड़ेगा यदि आप वास्तव में चयनित होना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझना है। यदि आप, ठीक है भाई आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, ये बात। दूसरी बात, गति आने में टाइम लगता है। गति, स्पीड लिखने का विषय है, कितना आपने अभी तक लिखा है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, गति आने में किसी को 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, कोई 1 साल में भी गति नहीं ला पाता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको क्लासेस में क्यों स्पीड से बोलता हूँ, छूटे, आपका छूटने दो, छूट रहा है छूटने दो, कम से कम स्पीड तो बढ़ेगी, दिमाग में आएगा तो। कंफर्ट जोन में अभी तक रहे हो तो स्पीड मेरी मजबूरी है। मैं ऑनलाइन बैच में कई बार बहुत शिकायतें आती हैं कि सर आप लोग बहुत स्पीड से लिखाते हैं। अरे चलो ठीक है, मैं नहीं लिखाऊंगा स्पीड से, लेकिन एग्जाम वाले दिन तो आपके साथ धोखा हो जाएगा ना। वहां तो आपको लगेगा यार क्या किया हमारे साथ। और यदि मैंने आपकी स्पीड बढ़ा दी, ग्रो कर दिया, मुझे पता है जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या फिर आप लोग की स्पीड बढ़ी होगी, यहाँ पे आने के बाद आपकी स्पीड में एक चेंज आया होगा। आपको लगा होगा कि यदि मेरी स्पीड जो है, मैं एक जो है 10 मिनट में जो है 100 शब्द लिख रहा था तो 150-200 शब्द तक पहुँच गया यहाँ पे आके। तो वो क्या है, आपके एग्जाम की डिमांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड। आपको पता सब कुछ है, लिख ही नहीं पा रहे हैं,
तो आपको गति में काम करना पड़ेगा। विदाउट गति आप इस एग्जाम के योग्य नहीं है। कंटेंट सिलेबस से हो पाएगा और क्वेश्चन की समझ जितना आप लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन की समझ कैसे विकसित होती है इसको मैं एक तरीका बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने एक बार क्वेश्चन को लिखा, आप लोगों को लगता है कि यदि आपको अपनी आंसर राइटिंग सही करनी है तो एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन को लिखा, लिखने के बाद आपको त्रुटियां तब दिखेंगी जब आप लिखोगे। लिखने के बाद खुद अपना आंसर पढ़ो, स्व मूल्यांकन इसे कहते हैं। आप खुद पढ़ो कि यार मैंने क्या लिखा है। जब आप खुद पढ़ोगे ना अपने क्वेश्चन को, आपको कमियां दिख जाएंगी इसमें हजार। यार मुझे अभी ये डालना चाहिए था, ये डालना चाहिए था, ये डालना चाहिए था, इसमें तो कंटेंट मैंने डाला ही नहीं। खुद पढ़ो, खुद महसूस होगा आपको कि इसमें कमियां हैं। दूसरे के क्वेश्चन को देख के कमियां निकाल देते हैं ना हम, अपने क्वेश्चन को भी देखकर, अपने आंसर को देख के भी कमियां निकालोगे आप। और जब अपने आंसर को देखकर कमियां निकलेंगी, जो फिर उसके बाद सुधार होगा, उससे बड़ा कोई सुधार नहीं होता है। क्योंकि वो खुद की कमियां आपने स्वीकार की हैं, तो अब निश्चित तौर पे उतनी ही तीव्र गति से आप उन्हें सुधारोगे भी। तो इसलिए स्वमूल्यांकन, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखो, इसी क्वेश्चन को तिबारा लिखो, इसी क्वेश्चन को चौथी बार लिखो, अनुरूपता पता चलेगी। अनुरूपता का एक ही रूल है, यदि आप प्रश्न के आधार पे उत्तर लिखना चाहते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है बार बार लिखिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हर बार कुछ नया पाएंगे आप अपने आंसर में। अब आप सोचे कि नहीं मैं 1000 क्वेश्चन लिख लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, तब भी नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम लिखने पड़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। उन्हीं को अभी नहीं पता था कंटेंट, पता करो कंटेंट, फिर लिखो, ढूंढ के लिखो, पर इसका सही आंसर निकाल के तो लाओ। तो इससे आइडिया लगेगा कि मुझे कंटेंट कैसे ग्रैब करना है, कैसे लाना है, कैसे लिखना है। इसमें मैंने डायग्राम नहीं डाला था, मुझे अब डायग्राम डालना चाहिए। टाइम लो, टाइम की बाउंडेशन हटा दो, लेकिन मल्टीपल एक बार अनुरूपता पे काम करो। तो ये एक एक सेगमेंट है जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, तब आप एक बेहतर उत्तर लेखन कर पाएंगे। नहीं तो चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे। मुझे पता होगा बहुत सालों का पेन ही नहीं चलता होगा कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे की जाती है। यदि मुझे इतिहास के क्वेश्चन लिखना है तो उनको कैसे शुरू करना है, भूगोल के क्वेश्चन लिखना है कैसे शुरू करना है, किसको मुझको डेटा के साथ चालू करना है, किसको मुझे करंट के घटनाक्रम के साथ चालू करना है, किसको मुझे। अब ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर यदि लिखते तो इसमें डेटा के साथ शुरू कर सकते थे आप, है ना। आपको पता है लिंगानुपात की स्थिति क्या है, आपको पता है कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, आपको लिटरेसी रेट के बारे में पता है। कई सारे डेटा आपके पास हो सकते हैं। उन डेटा अब यही तो यूज करने हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चनों में यूज करने आपके पास कलेक्ट होने चाहिए क्वेश्चन कि आपके देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या डेटा, इंटरनेशनल वैश्विक लैंगिक अंतराल को लेकर के भी आप देख सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे सूचकांक हैं, उनको भी इनबिल्ड करेंगे आप इसी में। तो ये जो मेंटालिटी है, इस मानसिकता को यदि आप डेवलप करेंगे तो आप बहुत अच्छा हो पाएगा। देखिए ये प्रियंका रुहेला जी हैं, इन्होंने कहा सर पहले टाइम पे हमने 100 शब्द लिखे थे, आज 175 शब्दों में भी पहुंच चुके हैं 9 मिनट में। तो ये गति का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं गति आपकी बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए, आपके ऊपर है। बट आप उस रूल का पालन करें कि जब मैं आप बोलूँ, जब मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऑनलाइन बैच में, क्लासेस में, तो उस क्लास के दौरान आपको ऐसा नहीं कि आप रुक जा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं मुझसे, कोई फायदा नहीं है आपका। या वीडियो पॉज करके आप फिर से पीछे जाके फिर लिख रहे हैं, कभी गति नहीं सही कर पाओगे। गति सही भाई, मान लो चलो कोई एक सब्जेक्ट आपका छूट भी गया बीच बीच में, पर उसके और लेकिन आपके अंदर ये एफर्ट भी आना चाहिए कि मुझे अब इसको पूरा करना है, तो आपकी गति बढ़ेगी, आपका उत्तर लेखन और बेहतर होता जाएगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आने वाले समय पे मैं एक एक सेगमेंट पे बात करूंगा। स्पीड, केवल स्पीड पे 1-2 सेशन, केवल आपके जो हिंदी के एरर्स हैं उन पे 1-2 सेशन, आपका जो प्रेजेंटेशन है केवल उस पे 1-2 सेशन की 1-2 दिन हम केवल प्रेजेंटेशन सीखेंगे कि कितने प्रकार का प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। बेटा सोचने में टाइम तब लगता है जब आपके पास कंटेंट होता ही नहीं है, आपने काम ही नहीं किया कंटेंट पे, सोचेंगे ही और क्या करेंगे। काम भी किया तो रिवीजन नहीं है आपके पास, मास्टर नोट्स नहीं बनाए। जब तक मास्टर नोट्स नहीं बनाओगे
ना तो टाइमली रिवीजन कर पाओगे, सोचते ही रह जाओगे और आंसर राइटिंग बहुत वीक रहेगी आपकी, ये मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ। चलो मैं आप लोग की अब कॉपी चेक करता हूँ, जितने भी लोगों ने एक आंसर राइटिंग जमा की है।